हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम लास्ट ये जो एंगल ऑफ रिपोज डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके सामने क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लगभग 3 से 4 वीडियोस के अंदर हम अराउंड 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से आप इस पूरे चैप्टर को एक अच्छे से समराइज कर पाओगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक एंगल ऑफ रिपोज आखिर है क्या, उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन वर्क कैसे करता है। तो अगर आपको अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक से काइनेटिक में स्विच कैसे करते हैं, अगर आपने अभी तक ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं लिया है तो सबसे पहले वहाँ जाइए और इन चीज़ों को नोटिस कीजिए कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तब तक आपको ये एंगल ऑफ रिपोज समझ में नहीं आएगा जब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जानकारी नहीं ले लेते। तो चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ कितने एंगल पर स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन में चली जाती है। सिंपल सी डेफिनेशन तो यही होती है उसकी। मतलब कैसे? जैसे मान लेते हैं ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है। जाहिर सी बात है m मास का ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगती है और नीचे की तरफ एक फोर्स mg लग रही होगी। इस तरफ इस नॉर्मल फोर्स के अलॉन्ग एक नीचे की तरफ इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे mg के। एक बनेगा mg cos थीटा इस तरफ और एक तरफ बनेगा mg sin थीटा। अच्छा, मैंने कहा था जिस तरफ फोर्स होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। अगर ये ब्लॉक mg sin थीटा से इस तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगना चाहिए? इस तरफ लगना चाहिए फ्रिक्शन। तो ये तो बेसिक जानकारी होगी कि एक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी फोर्स होती है, कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, फलाना। हमने ये सब कुछ अब इसमें निकाल लिया। बट हमारा टॉपिक तो अभी भी वही है कि एंगल ऑफ रिपोज है क्या। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मेरे सामने ये डस्टर है, अभी एक प्लेन है और इस पर मैंने इरेजर रखा हुआ है। ओके, अब जरा ढंग से देखिएगा। अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब क्योंकि अभी रुका हुआ तो जाहिर सी बात है इनके बीच में भी कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने इस डस्टर को ऐसे स्लाइड इंक्लाइन प्लेन बना, देखो मैंने इस डस्टर का एंगल चेंज करना शुरू किया। इसकी स्लोप बनाई, स्लोप बनाई, स्लोप बनाई, स्लोप बनाई, मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता गया। अब मतलब इस एंगल पे ये डस्टर, ये जो इरेजर था वो स्टैटिक फ्रिक्शन से किस में आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर आ गया। मतलब वो एंगल जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन से किस में घुस जाए? काइनेटिक फ्रिक्शन में घुस जाए, वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ पर हमें ये जो समझ में आ गया कि ये चीज़ है क्या। मतलब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हर चीज़ के लिए एंगल ऑफ रिपोज अलग अलग होगा। कैसे? मतलब अभी तो ये जो डस्टर है इसके ऊपर इरेजर है, ये इतने एंगल से गिरा। हो सकता है अगर मैं इसको रखूं तो ये कम एंगल से गिर जाए। सॉरी, ये तो नहीं होगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। चले देखते हैं। ये देखिए, हाँ, अगर मैं अब इस डस्टर को इस डायरी के ऊपर रखूं और इसका एंगल चेंज करूं तो ये देखिए कम एंगल पे नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा? अलग अलग होगा। अब क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए एंगल ऑफ रिपोज अलग होगा तो हमें सबसे पहले फार्मूला भी तो पता होना चाहिए। लेकिन फार्मूला पता होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे कंपोनेंट्स वर्क कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये है एंगल ऑफ रिपोज। इसको मैं अल्फा से ले लेता हूँ क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया, अल्फा ले लिया। जैसा कि आप लोग हमें जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो है 0, 30, 45, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, 60 और 90। जो साइन थीटा होता है ना वो 0 पे 0 होता है, इस पर 1/2 होता है, इस पर 1/√2 होता है, इस पर √3/2 होता है और इस पर 1 होता है। और जो cos थीटा होता है वो इस पर 1 होता है, इस पर √3/2 होता है और इस पर कितना होता है? 1/√2 होता है और इस पर कितना होता है? 1/2 होता है और इस पर कितना होता है? 0 होता है। अब अगर आप ढंग से देखिएगा, साइन थीटा वाले कंपोनेंट को देखते हैं एक मिनट के लिए। साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है, डिग्री का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। डिग्री का मान बढ़ता जाता है तो वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देख ले, 0 सबसे छोटी 0, सबसे मैक्सिमम 1। और cos थीटा में डिग्री का मान जैसे बढ़ता जाता है वैल्यू कितनी हो जाती है? कम हो जाती है, यानी मिनिमम पे चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जरा ढंग से देखिए, ये n यानी नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के इक्वल है
और ये mg sin थीटा किसके इक्वल है? फ्रिक्शन के इक्वल है। अब ये फ्रिक्शन है कौन सा? ये फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन लिख दिया, लेकिन ये फ्रिक्शन एक्चुअल में है कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला लगाता हूं, Fs इक्वल्स टू म्यू एस और एन। ठीक है, ये अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से बात करें कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है। तो एफ एस म्यू एस तो हम रहने देंगे, एन की जगह क्या लिख देंगे? एम जी कॉस थीटा। मतलब हमारे यहाँ पर जो फ्रिक्शन हो रहा है इस तरफ, वो कौन सा है? म्यू एस एम जी कॉस थीटा। आप समझ गए यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? क्या आप समझ आए? आपको समझ में आया कि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है? यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या है? म्यू एस एम जी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है? एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। और हम भी जानते हैं कि फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी यही होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी यही होता है, बस यहाँ पर एल आ जाता है और यहाँ पर के आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है? ज़रा ढंग से देखिएगा, इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है? अब आप देख रहे हैं कि ये एम जी साइन थीटा ये इक्वल हो गया म्यू एस एम जी कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू ऐसे, मैं मान लेता मैंने इसकी वैल्यू ऐसे इंक्लाइन प्लेन की मैं ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ, ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ। चलिए इसको अभी यहाँ पे थीटा ही ले लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। मैं इसको थीटा आर ले लेता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज। तो ऐसे ऐसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। तो अगर आप ढंग से देखो तो साइन थीटा की वैल्यू, देखिए पहले मान लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम है। साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू कम है तो कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कॉस थीटा की ज़्यादा वैल्यू पे कितना है? 0। साइन थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मान लेते आप साइन थीटा की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब इस एंगल की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ। मैंने जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मीनिंग क्या है? अगर नहीं समझ में, एक ढंग से देखिए, जैसे ये साइन थीटा है, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ बहुत कम, तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ये फ्रिक्शन कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ये नीचे आना चाहेगा लेकिन ये उसको ऊपर पकड़ के रखेगा, इसको नीचे नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। कॉस थीटा की पावर क्या है? ज़्यादा है। कॉस थीटा की वजह से इस फ्रिक्शन की पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा जितना कम होता है उतनी ही ज़्यादा वैल्यू देगा। चीज़ समझ में आ गई आपके? लेकिन अब मैं मानता हूँ कि यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू से बढ़ाना स्टार्ट की, जैसा अभी हमने इरेजर के साथ में किया। थीटा की वैल्यू मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ाया। जैसे मैंने थीटा की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब होगा क्या? चलो इसको ऐसे समझते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभी साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। अब हुआ क्या कि मैंने इसको साइन थीटा को इतना बढ़ा दिया कि ये अभी इसके इक्वल हो गया। अब ये रिलेशन क्या कहता है? ये इक्वल वाला रिलेशन क्या कहता है? मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ग्रेटर देन लिखा है। एक्चुअल में ग्रेटर देन होता है लेकिन ऐसा कभी रिलेशन नहीं होता। फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसे बनता है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा। मान लेते हैं अभी कॉस थीटा बहुत ज़्यादा, साइन थीटा छोटा। अब फिर मैंने साइन थीटा की वैल्यू को बढ़ाया। मैं क्यों? ये थीटा की वैल्यू एक्चुअल में यही वाली बता रहा हूँ मैं, ये एंगल ऑफ रिपोज वाली ही बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये थीटा एक्चुअल में इसी से रिलेट है। समझ लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये थीटा एक्चुअल में इसी से रिलेट है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मैं भी आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा। फिलहाल सिर्फ आप इतना दिमाग में रखिए कि ये जो थीटा है ये एक्चुअल में यही है, ये एंगल ऑफ रिपोज ही है। आप साइन थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते होगा क्या? एक टाइम पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये होता है हमारी लिमिटिंग वैल्यू। मतलब ये वो जगह है, ये वो कंडीशन है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट स्लिप होने वाला है। जस्ट होने वाला है स्लिप। फिर होगा कि हमने साइन थीटा को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, जिससे कॉस थीटा क्या हो गया? एकदम कम हो गया। और इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा और फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। मतलब करेगा लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे साइन थीटा सर आपने थीटा आर लिया और ये तो थीटा है। एक्चुअल में ये जो थीटा आर होता है ना, ये इसी के कंपैरिजन में वर्क करता है। देखिए ये जो थीटा आर है, जब इसके कंपोनेंट के बराबर हुआ तो ये जस्ट स्लिप में था। ये थीटा आर है, ये थीटा से छोटा होगा
मतलब इनके कंपोनेंट से छोटा होगा तो ये रुका हुआ रहेगा, और ये थीटा आर है, ये अगर इनके एंगल से ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। ये एक्चुअल में यही होता है, इसलिए कभी कभी इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको शुरू में अल्फ़ा लिया था। लेकिन क्या होता है, अल्फ़ा से कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कहते हैं अल्फ़ा है क्या, इसलिए मैंने शुरू में इसको अल्फ़ा लिया था। लेकिन काफ़ी किताबों में इसको थीटा आर से भी लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको अल्फ़ा इसलिए लिया था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने इसको वापस यहाँ पे थीटा आर लिखा। नहीं तो आप कहते हैं कि सर आप तो इस थीटा की बात कर रहे हो लेकिन यहाँ पर तो अल्फ़ा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप तो थीटा की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ तो अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमें यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिखा, थीटा आर लिखा। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज़ को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला भी चाहिए हमें, तो मुझे फार्मूला चाहिए, मुझे वो फार्मूला चाहिए जहाँ से ये चीज़ निकलना स्टार्ट हुई। तो वही बात कि ये हमारा mg साइन थीटा बराबर म्यू एस mg कॉस थीटा, mg से mg कैंसल, इसको नीचे भेजा तो म्यू एस इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना हो गया टेन थीटा। तो ये थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स म्यू एस। ये है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। अगर आपको कहीं अल्फ़ा लिखा दिखे तो डरना मत, ठीक है। यही है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। और आपको अगर यहाँ पर कभी ऐसा दिख जाए, ये ऐसा यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कभी कभी, तो डरना मत, ये यही चीज़ होती है, डरना मत इस चीज़ को लेके। ये एंगल ऑफ रिपोज ही एक्चुअल में इसका एंगल है, इसकी चीज़ में आपको डरने की जरूरत नहीं है, यही चीज़ होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे थीटा आर लिखा है, यहाँ पे थीटा लिखा है, ये क्या हो रहा है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये एंगल ऑफ रिपोज ही एक्चुअल में ये है। और अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो मैं भी समझा देता हूँ। ये देखिए, ढंग से देखिएगा। इंक्लाइन प्लेन की ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। मान लेते हैं इसको थीटा आर लिया, ये हमारा mg, ये ऐसे, ये नॉर्मल फोर्स, ये mg कॉस थीटा। आप ढंग से देखिएगा, सब कुछ इसी पॉइंट से हो रहा है। तो अब ये ऐसा हो रहा है, देखिए z बन रहा है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, देखिए z ही तो बन रहा है, ये थीटा तो ये थीटा, ये भी थीटा। तो ये सब चीज़ें हो रही है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड, उसके अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल में समझाया कि ये एक्चुअल में एंगल्स पूरे कैसे बनता है। बहुत लंबी कहानी है कि एंगल उसमें कैसे बनता था, तो अभी मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, ये एंगल ऑफ रिपोज यही काम करता है। तो अब हमारा एंगल ऑफ रिपोज का टॉपिक हो गया कवर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ना इसमें ज़्यादा समझने की बात, ना इसमें कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना। अगर ये रिलेशन आपको याद है देन आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी कोई ये चीज़ पूछ ले कि आपने थीटा के दो कंपोनेंट बनाए, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, आपने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, तो मुझे एक चीज़ बताइए कंपोनेंट वर्क कैसे करते हैं। अगर आप किसी ओलंपियाड वगैरह में जाए या आप कोई अच्छा एग्जाम दे या आप किसी इंटरव्यू में बैठे और आपसे पूछ ले आपने साइन थीटा और कॉस थीटा के दो कंपोनेंट लिए, दोनों वर्क कैसे करते हैं, तो आपको सीधा जवाब देना है कि सर अगर एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कम होगी, यानी कि साइन थीटा के एंगल की वैल्यू अगर कम होगी, तो जाहिर सी बात है वो दोनों एंगल ऑफ रिपोज ही है। अगर उसकी वैल्यू कम होगी, सॉरी पहले मान लें, अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि इंक्लाइन प्लेन से ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इंक्लाइन प्लेन के थीटा को बढ़ाते जाएंगे, mg साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस थीटा की वैल्यू की घटने की वजह से ही फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, स्टैटिक से काइनेटिक में स्विच होगा और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट होगा। वैसे ये बहुत डीप बात है, ज़्यादा इसके बारे में कोई बताता नहीं, सब लोग सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई ये एक इंक्लाइन प्लेन है, उसमें इतने एंगल पे कोई चीज़ नीचे गिरने लग जाती है, एंगल ऑफ रिपोज है। हमने इसको इतना अच्छे तरीके से इसलिए डिस्कस किया, बाय चांस आप में से कोई अच्छा एग्जाम क्रैक करे तो उसको ये चीज़ समझ में आसानी से आनी चाहिए। तो चलिए अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लगभग 3 से 4 वीडियो लाने वाला हूँ और उसके अंदर हम लगातार क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे इस बारे में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप सो देन यू विल बी अमेज अबाउट इट एंड सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगली जैसे ही क्वेश्चन सीरीज कवर हो जाएगी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी हम धीरे धीरे पूरी थ्योरी वगैरह सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।